हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आर्मी चीफ का चाइना को लेकर अभी का सबसे बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, चीन खत्म नहीं करना चाहता है सीमा विवाद। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बताएंगे पूरी बात इनकी। और इसी बीच बताएंगे जहां रूस का विजय दिवस पर रूसी राजदूत ने कहा नाजी जर्मनी को हराने में योगदान के लिए जताते हैं भारत का आभार। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे ये भी खबर। और साथ ही बताएंगे जहां सोलोमन आइलैंड पर बहुत बड़ी प्लानिंग को अंजाम दे रहा है चाइना। टेंशन में आई दुनिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा मैं भी बहुत चिंतित हूं। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच बताएंगे दोस्तों जहां पर मोदी सरकार दिखाएगी मेड इन इंडिया की ताकत। बताएंगे दोस्तों पाकिस्तान ही नहीं चीन के लिए भी काल बनेगा ये। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर 72 घंटों में सरेंडर पुतिन का दावा सिर्फ ख्वाब साबित हुआ। दोस्तों यूक्रेन ने पिला दिया आखिर पानी। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इस रिपोर्ट में क्या है दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर क्या एनआरसी के रास्ते खोलेगी ई सेंसस। जन्म से लेकर मृत्यु तक का डेटा होगा केंद्र सरकार के पास। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद बीजेपी में कौन है सबसे ताकतवर नेता, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ। बताएंगे दोस्तों क्या जवाब मिला है। तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं दोस्तों कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं भारत देश नंबर 1 देश, और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप की है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ चीन खत्म नहीं करना चाहता है सीमा विवाद। कहा आर्मी चीफ ने बताया आगे का प्लान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने चीन को एक बार फिर से दोस्तों निशाने पर लिया है। जनरल पांडे जी ने चाइना के साथ संबंधों में सीमा विवाद को प्रमुख मुद्दा बताते हुए कहा है कि पड़ोसी देश सीमा विवादों को उलझाए रखना चाहती है। हाल ही में सेना की बागडोर संभालने वाले जनरल पांडे ने सोमवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने कहा कि ऐसा लगता है कि चीन सीमा विवाद को उलझाए रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख के रूप में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति की बहाली और दोनों पक्षों के बीच विश्वास तथा मैत्री का माहौल बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन ये केवल एक पक्ष के प्रयासों से संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जनरल पांडे जी ने कहा है कि वो आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारतीय जवान पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दृढ़ता के साथ डटे हैं और वहां पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल तैनात है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ हमारे जवान महत्वपूर्ण पोजीशन पर बैठे हैं और उन्हें सख्त निर्देश है कि यथास्थिति में बदलाव की किसी भी कोशिश को विफल करना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों उन्होंने। हालांकि उन्होंने ये तक कह दिया है कि भारत और चीन के बीच बातचीत की प्रक्रिया भी जारी है। हमें विश्वास है कि आगे का रास्ता भी होगा, लेकिन सीमा पर गलत हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही होगी। इसके बावजूद भी बुनियादी मुद्दा सीमा के समाधान का ही है। उन्होंने कहा कि बातचीत से उत्तरी और दक्षिणी पेंगोंग झील, गोगरा तथा गलवान घाटी जैसे क्षेत्रों में मुद्दों का समाधान भी हुआ है। उन्होंने कहा कि सैन्य कूटनीति भी विदेश कूटनीति का हिस्सा है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें अलग अलग नहीं देखा जाना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन जनरल मनोज पांडे जी के इस बयान का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या आपको भी लगता है कि बिल्कुल सही कहा है इन्होंने? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और प्लीज वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं किया है अपने भारत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां रशिया का विजय दिवस, रूसी राजदूत ने भारत का जताया आभार। कहा नाजी जर्मनी को हराने में योगदान के लिए हम भारत का आभार जताते हैं। जी हाँ, रशिया कल यानी 9 मई को विजय दिवस की 77वीं वर्षगांठ मना रहा था दोस्तों, जिस दिन द्विपक्षीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। आपको बता दें इस मौके पर भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने नाजी जर्मनी को हराने में भारत के योगदान के लिए आभार जताया। विशेष रूप से रशिया 9 मई को विजय दिवस के रूप में मनाता है क्योंकि 1945 में इसी दिन जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करते हुए आधिकारिक तौर पर अपनी हार स्वीकार कर ली थी। अलीपोव ने कहा कि रूस हमेशा कृतज्ञता के साथ नाजी जर्मनी की हार में भारतीय योगदान को याद रखेगा। हमें गर्व से याद
याद है कि 1941 और 1942 में यूएसएसआर के समर्थन में भारत में मैत्री समितियां स्थापित की गई थी। बहादुर भारतीय दल फारस के माध्यम से रेड आर्मी को आपूर्ति प्रदान करने में लगे हुए थे। 1944 में भारत के 2 सपूतों को सोवियत संघ के सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार से सम्मानित किया गया था। ऐसे में दोस्तों भारत की जमकर इन्होंने यानी रूसी राजदूत ने तारीफ की है। दोस्तों ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा दोस्तों भारत के बिहाफ पर। अगली खबर की बात करें जहां पर अमेरिका किलर यार्स परमाणु मिसाइल S-400 टैंक के साथ बहुत सारी मिसाइलें दोस्तों पुतिन ने दुनिया को दिखाई रूस की असली ताकत। जी हां दोस्तों रूस ने विक्ट्री डे परेड के दौरान यार्स अंतर महाद्वीपीय थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल का प्रदर्शन किया जो करीब 12,000 किलोमीटर तक मार सकती है। इस मिसाइल की रेंज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है दोस्तों कि ब्रिटेन और अमेरिका के बड़े बड़े शहर इसके एक वार में समाप्त हो सकते हैं। ऐसा ही दोस्तों काफी सारे इन्होंने अपने मिसाइलों को और हथियारों को इस विजय दिवस पर प्रदर्शित किया दोस्तों। इसको पूरी दुनिया ने देखा। जी हाँ अगली खबर की बात करें जहां पर सोलोमन आइलैंड पर बहुत बड़ी प्लानिंग को अंजाम दे रहा है चीन। टेंशन में आई दुनिया। ऑस्ट्रेलिया के पीएम तक ने कहा मैं बहुत चिंतित हूँ। जी हाँ दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने सोमवार को कहा कि वो दक्षिण पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं से अवगत हैं। इससे पहले एक समाचार पत्र ने चाइना द्वारा सोलोमन द्वीप में गोदी घाट और पानी के नीचे केबल बिछाने की योजना की खबर प्रकाशित की थी। दी ऑस्ट्रेलियन अखबार ने इस साल चाइना और सोलोमन द्वीप समूह के बीच हुए समुद्री सहयोग समझौते को प्रकाशित किया था। समाचार पत्र ने 4 पन्नों का लीक दस्तावेज प्रकाशित किया था। चीन और सोलोमन ने हाल ही में पुष्टि की है कि उन्होंने एक अलग सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर है कि इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया तट से 2000 किलोमीटर से भी कम दूरी पर चीनी नौसैनिक अड्डा बना सकता है। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने कहा कि उनकी सरकार बंदरगाह घाट पनडुब्बी ऑप्टिकल केबल जहाज रानी और जहाज की मरम्मत आदि से संबंधित कथित मसौदा समझौते से हैरान नहीं है। जी हाँ दोस्तों उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हम इस बात से अच्छी तरह से अवगत है कि प्रशांत क्षेत्र में चीनी सरकार की महत्वाकांक्षाएं क्या है। अगली खबर की बात करें दोस्तों जहां पर चाइना से ही जुड़ी खबर आ रही है जहां अफ्रीकी देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है ड्रैगन। जंग लड़ने के लिए लोन दे रहा है चीन। 20 साल में दिए 271 अरब रुपए। जी हाँ दोस्तों दुनिया में कई देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका चीन अब अफ्रीकी देशों को जंग लड़ने के लिए लोन दे रहा है। दोस्तों कुछ अफ्रीकी देश चीनी पैसों से हथियार और सैन्य उपकरण खरीद रहे हैं। दोस्तों दावा किया जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप पर ज्यादातर चीनी लोन का इस्तेमाल नागरिकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में किया जा रहा है। लेकिन बोस्टन यूनिवर्सिटी के ग्लोबल डेवलपमेंट सेंटर ने कुछ नए तथ्य भी पेश किए हैं। जी हाँ दोस्तों जो हमने आपको ऊपर बताया है ऐसे में चाइना बहुत तगड़े तरीके से दोस्तों इनको कर्ज के जाल में फंसाना चाहता है और इनका फिर आगे जाकर यूज करेगा। आप क्या कहते हैं दोस्तों राय सुझाव जरूर दीजिएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ जहां पाकिस्तान ही नहीं चीन के लिए भी दोस्तों घातक और काल बनेगा अपना तेजस विमान। मोदी सरकार दिखाएगी मेड इन इंडिया की बड़ी ताकत। जी हाँ दोस्तों देश में बना हल्के लड़ाकू विमान तेजस के नए संस्करण को स्वदेशी मिसाइल रडार और अन्य हथियारों से लैस किया जाएगा। दोस्तों इस लड़ाकू विमान को स्वदेशी हथियारों से लैस करके भारत दुनिया को बहुत बड़ा संदेश देना चाहता है तथा मेड इन इंडिया की ताकत का भी एहसास कराना चाहता है। आपको बता दें अगले 2-3 महीनों के भीतर देश में बनी मिसाइल अस्त्र के परीक्षण तेजस से किए जा सकते हैं। दोस्तों अस्त्र नजदीक और दूर तक लक्ष्य को भेदने वाली मिसाइल है दोस्तों जिसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बोले तो DRDO ने किया। ऐसे में DRDO को ऑल द बेस्ट और कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा आप लोग दोस्तों इसके निर्माण के लिए और इसको बेहद सटीकता से बनाने के लिए। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का बड़ा आरोप कहा इमरान खान रच रहे हैं पाकिस्तान में गृह युद्ध भड़काने की बहुत बड़ी साजिश। जी हाँ दोस्तों पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान में गृह युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें हिटलर नहीं बनने दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जब से इमरान खान की सरकार गिरी है दोस्तों वो लगातार शहबाज शरीफ पर कटाक्ष कर रहे हैं और शहबाज शरीफ लगातार इमरान खान को बौखलाया हुआ
बता रहे हैं दोस्तों और कह रहे हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या राय होगी, सुझाव राय जरूर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां 72 घंटों में सरेंडर, पुतिन का बड़ा दावा सिर्फ ख्वाब साबित हुआ दोस्तों। यूक्रेन ने पिला दिया रशिया को पानी। दरअसल आज से ठीक 2 महीने और 16 दिन पहले रशिया की तरफ से यूक्रेन पर हमला किया गया था। दावा किया गया था कि 72 घंटे के अंदर यूक्रेन को सरेंडर करवा लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में लाया जाएगा कि वहां पर रूस की पसंद से यूक्रेन में नई सरकार का गठन होगा। लेकिन दोस्तों 72 घंटे तो छोड़िए, यहाँ 85 से 86 दिन पूरे हो चुके हैं और पुतिन आज भी ये नहीं कह सकते हैं कि वे जंग जीत चुके हैं या जीतने की स्थिति में आ गए हैं। 9 मई को विक्ट्री परेड का ऐलान था, वो तारीख भी आज कर निकल चुकी है। रशिया में जरूर ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और ये धारणा सरकार नियंत्रित मीडिया के जरिए बनाई जा रही है। दोस्तों ऐसे में पुतिन के फेल होते हुए दावे को दोस्तों आप किस नजरिए से देखते हैं और आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या 72 घंटों के अंदर पुतिन सरेंडर करवा सकते थे यूक्रेन को, या फिर पुतिन ने कोशिश ही नहीं की, या पुतिन ने झूठा दावा किया? आपको क्या लगता है दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। अगली खबर की ओर चले, जहां रूसी हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को आखिर क्यों बेचनी पड़ गई अपनी टी शर्ट। 85 लाख रुपए में हुई नीलामी। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने लंदन में एक चैरिटी नीलामी में अपने बहुत प्रसिद्ध खाकी टी शर्ट को 85 लाख रुपए में दोस्तों नीलाम कर दिया। ये कार्यक्रम यूक्रेन दूतावास द्वारा टेट मॉडर्न में 6 मई को आयोजित किया गया था। टी शर्ट की शुरुआती कीमत 50 पाउंड हजार पर निर्धारित की गई थी। दोस्तों ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने खरीदारों से अधिक बोली लगाने का आग्रह किया था। नीलामी से पहले जेलेंस्की ने इस कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से संबोधित भी किया। उन्होंने ब्रिटेन और उसके प्रमुख बोरिस जॉनसन के समर्थन के लिए उनकी सराहना भी की। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद सुलग उठा श्रीलंका। पूरे देश में लगा कर्फ्यू और हिंसा में सांसद की मौत। जी हाँ दोस्तों, घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अब हिंसा भड़कने लगी है। दोस्तों तनावपूर्ण हालात में प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे ने आग में घी डालने का काम किया है। दोस्तों राजपक्षे के इस्तीफे देते ही समूचे देश में हिंसक झड़पें सामने आ रही हैं। दोस्तों झड़पों में सत्ताधारी पार्टी के एक सांसद की मौत तक हो गई है। हिंसा का शिकार हुए कई लोग अस्पताल में भर्ती भी हैं। लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में हालात पर काबू पाने के लिए पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश के बिगड़ते हालात के बीच महिंदा राजपक्षे को पार्टी में विरोध का सामना करना पड़ रहा था। पूरे देश में प्रदर्शन के चलते आखिरकार कल यानी सोमवार को महिंदा राजपक्षे को अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, बात कर अगली खबर की, जहां पोलैंड में प्रदर्शनकारियों ने रूसी राजदूत का चेहरा कर दिया लाल। दुनिया भर में उबल रहा रशिया के खिलाफ गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद रूस के अधिकारी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नाराजगी का सामना कर रहे हैं। दोस्तों पोलैंड में रूसी राजदूत सोमवार को वार्सा में सोवियत सैनिकों के स्मारक पर फूल चढ़ाने पहुंचे। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ उनका रास्ता रोका बल्कि उन पर लाल पेंट भी डाल दिया और पथराव किया। विक्ट्री डे के मौके पर सर्गेई एंड्रीव जब वार्सा में सोवियत मिलिट्री सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे तो उन्हें कड़े विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर आखिर दुनिया में कितनी है पीएम मोदी जी की विश्वसनीयता, बता दें कैसे ये गेहूं से तय होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, खाद्य सुरक्षा का बढ़ता खतरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पहेली में धकेलने को तैयार है। यूक्रेन में युद्ध से घटती आपूर्ति से प्रभावित देशों को गेहूं भेजना जारी रखें या उच्च मुद्रास्फीति को रोकने के लिए घर पर इसका भंडारण करें। भीषण गर्मी ने दक्षिण एशियाई देशों में गेहूं की पैदावार को नुकसान पहुंचाया है, जिससे सरकार को निर्यात प्रतिबंधों पर विचार करना पड़ा है। जी हां, खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि उससे अभी तक गेहूं के निर्यात को नियंत्रित करने का कोई मामला नहीं दिखता है और ये एक ऐसा सवाल है जो आगे भी उठेगा और पीएम मोदी जी व उनकी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक प्रभाव डालेगा। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी के सामने एक भरोसेमंद वैश्विक नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करने का सवाल है। साथ ही उन्हें रिकॉर्ड उच्च मुद्रास्फीति के बारे में घरेलू स्तर पर निराशा को भी देखना है। ये ऐसा मुद्दा जिसने पिछली सरकार को गिरा दिया और सत्ता में उनके उत्थान का मार्ग प्रशस्त किया है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी ने बीते गुरुवार को गेहूं की आपूर्ति, भंडार और निर्यात की स्थिति की समीक्षा की है। जी हां दोस्तों, दुनिया के शीर्ष खरीदार मिस्र ने हाल ही में भारत का गेहूं
गेहूं के आयात के स्रोत के रूप में मंजूरी दे दी है। दोस्तों पिछले महीने खाद्य और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि भारत गेहूं का एक स्थायी निर्यातक बनने की उम्मीद करता है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां रशिया और बेलारूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाएगा ब्रिटेन। 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार को प्रभावित करने की है बहुत बड़ी कोशिश। जी हाँ दोस्तों, रूसी सेना यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा रही है। इसको लेकर अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देश तत्काल युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं। वहीं रूसी हमले को लेकर यूके ने अपने नए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। बताया यह जा रहा है कि ब्रिटेन ने अपने नए प्रतिबंधों से रशिया और बेलारूस के 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार को प्रभावित करने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन आज रशिया और बेलारूस पर प्रतिबंधों के एक नए पैकेज की घोषणा कर रहा है, जिसमें 1.7 बिलियन पाउंड यानी करीब 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार को टारगेट किया गया है दोस्तों, जो कि पुतिन की युद्ध मशीन को और कमजोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। चलता अगली खबर की ओर, जहां पर स्पेस डिफेंस साइबर टेक्नोलॉजी मेक इन इंडिया पर भारत के साथ काम करने पर फ्रांस हुआ सहमत। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया को फ्रांस का साथ मिल गया है। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फ्रांस जलवायु परिवर्तन और रक्षा से संबंधित मामलों में गहरे संबंध रखने के अलावा अंतरिक्ष से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए सहमत हो गए हैं और दोनों देश अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत काम करेंगे। जी हां दोस्तों, बता दें संयुक्त बयान में कहा गया है दोस्तों कि यह समझौता दोनों देशों को स्पेस और डिफेंस एजेंसियों, प्रशासन और विशेष पारिस्थितिकी तंत्र के विशेषज्ञों को बाहरी अंतरिक्ष में सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों, अंतरिक्ष पर लागू मानदंडों और सिद्धांतों पर चर्चा करने के साथ साथ सहयोग के लिए नए क्षेत्रों का द्वार खोलने की दिशा में अहम कदम है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जंग के बीच कनाडा ने यूक्रेन को दे दी है बहुत बड़ी आर्थिक राहत। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने की 1 साल के लिए आयात पर सभी शुल्क हटाने की घोषणा। जी हां दोस्तों, रूस से जंग के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन के लिए आर्थिक राहत की घोषणा कर दी है। पीएम ट्रूडो ने यूक्रेन से आयात पर 1 साल के लिए सभी शुल्क हटाने का बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल 8 मई को कीव में राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस आर्थिक राहत की घोषणा की थी। अगली खबर की बात करें, जहां पर दोस्तों क्या एनआरसी के रास्ते खोलेगी ई सेंसस यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक जनगणना। जन्म से लेकर मृत्यु तक का डेटा होगा केंद्र सरकार के पास। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोमवार को असम में घोषणा की है कि अगली जनगणना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाएगी, जो 100% सही होगी। गृह मंत्री ने दावा किया है कि जनगणना के दौरान एक जनगणना रजिस्टर किया जाएगा। इस रजिस्टर में एक शिशु के जन्म होते ही उसका जन्म तिथि रिकॉर्ड दर्ज कर दिया जाएगा। 18 साल बाद जब ये बच्चा बालिग हो जाएगा तो इसका नाम मतदाता सूची में अपने आप जोड़ दिया जाएगा। इस व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जी की घोषणा के बरक्स एनआरसी की भी चर्चा जरूरी है, जिसे लेकर देश में विवाद चल रहा है। दोस्तों सवाल उठता है कि क्या ई जनगणना के रास्ते सरकार एनआरसी का दरवाजा खोल रही है, और इस पर चर्चा से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है दोस्तों कि आखिर एनआरसी क्या है। दरअसल एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन एक रजिस्टर है दोस्तों। सरकार की योजना है कि इस रजिस्टर में भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एनआरसी अभी सिर्फ असम में लागू है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि एनआरसी को पूरे देश में लागू किया जाएगा। ध्यान रहे कि एनआरसी में सिर्फ वैध नागरिकों का ही रिकॉर्ड रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद बीजेपी में यानी भारतीय जनता पार्टी में कौन है सबसे ताकतवर नेता, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? बता दें हाल ही में एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यही सवाल जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से पूछा गया तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बाद सबसे ताकतवर बीजेपी नेता के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह जी का नाम लिया। इस दौरान उन्हें योगी आदित्यनाथ के नाम का भी विकल्प दिया गया। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे उस दौर से अमित शाह उनके साथ हैं। 2014 में जब बीजेपी ने अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए नरेंद्र मोदी का नाम बढ़ाया तो चुनावी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी अमित शाह को दी गई। हालांकि उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, लेकिन पर्दे के पीछे की बीच की सारी प्लानिंग अमित शाह के ही हाथ में थी। दोस्तों बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल करते हुए अपने दम पर बहुमत हासिल किया था। अकेले उत्तर प्रदेश से पार्टी को 70 से ज्यादा सीट मिली थी। उसके बाद अमित शाह जी के अध्यक्ष रहते हुए एक के बाद एक चुनाव में बीजेपी ने कई राज्यों में फतेह हासिल की। बीजेपी शासित राज्यों
की संख्या 21 तक पहुंच गई थी। इसके बाद बीजेपी और सियासी हलकों में न सिर्फ अमित शाह का कद बढ़ा बल्कि उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत के बाद अमित शाह जी गृह मंत्री बनाए गए। 2022 में बीजेपी शासित राज्यों की संख्या अब 18 है दोस्तों। ऐसे में मोदी जी के बाद अगर बात किया जाए प्रशांत किशोर की तरफ से तो दोस्तों उन्होंने अमित शाह को बताया है सबसे ताकतवर। ऐसे में आपकी क्या राय होगी दोस्तों? सुझाव राय जरूर दीजिएगा। आपको आपका निजी नजरिया दोस्तों क्या है इस सवाल पर? सुझाव राय जरूर दीजिएगा। देखते क्या कहती है भारत की जनता। अगली खबर की बात करें जहां छत्तीसगढ़ में किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेगी भाजपा। मिशन 2023 में पीएम मोदी और कमल का निशान ही बनेगा चेहरा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है और ये भी तय हो गया है दोस्तों कि चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। 4 उपचुनाव व नगरीय चुनाव हार के बाद भाजपा किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन को मजबूत करने में जुटी है। 2 दिन पहले भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ दौरा भी इसी उद्देश्य को लेकर था। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर गुजरात चुनाव से पहले बीजेपी का हार्दिक प्रेम वापस लेगी केस। कोर्ट ने भी दे दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हार्दिक पटेल को एक बहुत बड़ी राहत मिल गई है। सेशन कोर्ट ने गुजरात सरकार की उस याचिका को स्वीकार कर लिया है जिसमें हार्दिक पटेल समेत अन्य 20 लोगों के खिलाफ दोस्तों 2017 में दर्ज मामले को वापस लेने की बात कही गई थी। कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यवाहक अध्यक्ष पटेल और 20 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज 2017 के मामलों को वापस लेने की राज्य सरकार की अर्जी को 25 अप्रैल को महानगर अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने सत्र अदालत में पुनः विचार याचिका दायर कर दी थी। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर जहां पर केंद्र सरकार का बहुत बड़ा फैसला, देशद्रोह कानून पर होगा पुनः विचार। सुप्रीम कोर्ट से कर दी है ये अपील। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी बात कही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसने देशद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनः विचार करने और जांच का फैसला लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि इस मामले पर सुनवाई तब तक न की जाए जब तक सरकार जांच न कर ले। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता बोले आईपीसी की धारा 124A की वैधता की जांच और पुनर्विचार किया जाएगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण में जबकि देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, गुलामी के समय में बने देशद्रोह के कानून पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। इसमें कहा गया है कि देशद्रोह कानून को लेकर जताई जाने वाली आपत्ति का भारत सरकार को ज्ञान है। कई बार मानवाधिकार को लेकर भी सवाल उठाए जाते हैं, हालांकि उसका उद्देश्य देश की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना होना चाहिए। आपका कहते दोस्तों केंद्र सरकार के इस फैसले का क्या आप समर्थन करेंगे? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जहां यूपी के 33,000 किसानों को बहुत बड़ी राहत देने जा रही है योगी आदित्यनाथ सरकार। 200 करोड़ रुपए का कर्ज होगा माफ। जी हां, अन्नदाताओं की भलाई के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हर जतन कर रही है दोस्तों। सही मूल्य पर फसलों को खरीद, अत्याधुनिक कृषि यंत्र मुहैया कराकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। अब उन 33,408 किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने की तैयारी कर रही है जो 5 साल से राह देख रहे हैं। जी हां दोस्तों, कृषि विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विस्तृत प्रस्ताव भेज रहा है। मुहर लगने के बाद 19 जिलों के किसानों को 200 करोड़ का कर्ज माफ होगा। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूं दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगली खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।